नेक्स्ट हमारे पास है फेजर डायग्राम्स। अब फेजर डायग्राम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनको समझना जो है थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये एक बार में ही समझ में आ जाएंगे। तो फेजर डायग्राम जो है, फेजर जो है इसमें वर्ड फेजर, फेजर कहा जाता है एक रोटेटिंग वेक्टर को जो रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट ऑरिजिन। तो यहां पे हम लिखते जाते हैं पहले सारी बातें। फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, फिर इसका काम भी बताऊंगा कि काम क्यों आता है और क्या कितने फायदे होते हैं इस फेजर को इस्तेमाल करने के। तो मैं लिखूंगा एक फेजर इज अ रोटेटिंग वेक्टर, a rotating vector which rotates about origin in anti-clockwise direction, in anti-clockwise direction, and it represents quantities, ये ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करता है, जनरली ये स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, ये वेक्टर मैंने लिखा है स्टार्टिंग में, लेकिन ये कोई वेक्टर नहीं होता, बस ये एक तरीके से जुगाड़ है, एक मेथड है ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हार्मोनिकली वेरी होती हैं, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हैं, जिनकी वैल्यू SHM करती है, ऐसी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। मैं लिखूंगा इट रिप्रेजेंट्स क्वांटिटीज, इट हेल्प्स टू रिप्रेजेंट quantities which varies harmonically। और आप जानते हैं कि हार्मोनिकली वेरी होने का मतलब क्या है, कि या तो वो सिंपली कह सकते हैं कि वो साइन का फंक्शन हो या वो कॉस का फंक्शन हो, और भी तरीके के फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली मेनली जो है वो साइन या कॉस का फंक्शन हो, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल देखते ही कि वो हार्मोनिकली वेरी हो रही हैं क्वांटिटीज। तो फॉर एग्जांपल आपके पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज हम इस चैप्टर में जनरली मानेंगे मैक्सिमम केसेस में Vm साइन ओमेगा टी, ये है साहब आपका वोल्टेज। मान लीजिए करंट आपके पास है, करंट I इज इक्वल्स टू Im कॉस ओमेगा टी। तो ऐसी क्वांटिटीज जो हार्मोनिकली वेरी हो रही हैं, इनकी वैल्यू जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, इसकी वैल्यू जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, तो ऐसी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इस फेजर का, इस रोटेटिंग वेक्टर का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, अब इस वेक्टर को यूज करने के लिए कुछ बातें जानना हमें जरूरी है, तो यहां पे हम लिखेंगे कि लेंथ ऑफ फेजर जो होता है इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू, द पीक वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। यहां पे लिखूंगा मैं पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक, ये इस फेजर की लेंथ है। एंगुलर स्पीड, जिस स्पीड से घूमता है, एंगुलर स्पीड ऑफ फेजर की जो एंगुलर स्पीड है किसके बराबर होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्वांटिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मोशन, दैट इज ओमेगा। जनरली इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये पीक वैल्यू जो है वो Vm या V0 भी कहा जा सकता है, Im कह सकते हैं उसको, या A कह सकते हैं उसको, ऐसे नामों से जो है जनरली बताई जाती है। ठीक, और यहां पे बात ये लिखनी है कि प्रोजेक्शन ऑफ फेजर ऑन y एक्सिस जो है ये बताता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। क्या बताता है आपको, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी।
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी जो है ये बताता है इसका प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस। ठीक, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक संख्या है, एक क्वांटिटी है दैट इज इक्वल्स टू वाई, वी इज इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी। ये आपके पास जो है एक क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी को हमें फेजर से दिखाना है। फेजर से दिखाना है तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे जिस वेक्टर की लेंथ जो है वो किसके बराबर होगी, वी एम के बराबर होगी। तो यहां पे आप एक सर्कल बना दीजिए, बिकॉज कोई वेक्टर यदि ओरिजिन के अबाउट घूमेगा तो एक सर्कल जो है वो क्या करेगा, बनाएगा। तो ये इसका सेंटर हो गया। सेंटर को आप ओरिजिन मान लीजिए, ये एक्स एक्सिस बना लीजिए, ये वाई एक्सिस बना लीजिए, ये हो गया वाई एक्सिस। जो रोटेटिंग वेक्टर होता है वो पहले एक्स एक्सिस के अलोंग हम उसको मानते हैं। उसको एक्स एक्सिस के अलोंग आपको मानना है। पहले ये यहां था, आप कहीं और भी मान सकते हैं, लेकिन मैं इसको इनिशियली यहां मानता हूं t बराबर 0 पे। ये जो फेजर है ये यहां पर है। अब इस फेजर का यदि आप मेरे से पूछें कि y एक्सिस पर प्रोजेक्शन कितना है, इसका प्रोजेक्शन y एक्सिस पे निकालूंगा तो मैं कह सकता हूं 0 के बराबर होगा। प्रोजेक्शन का मतलब कंपोनेंट की बात कर रहा हूं भैया, कंपोनेंट की बात कर रहा हूं। तो इसका कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग कितना होगा, 0 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि t बराबर 0 पर इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। यानी कि इस जगह पर वोल्टेज की वैल्यू कितनी है, 0 के बराबर है। इसको यहां लिख सकते हैं, चाहे यहां भी लिख सकता हूं मैं, वोल्टेज की वैल्यू 0 है, t बराबर 0 पर। अब ये जो वेक्टर है, अच्छा यही चेक भी कर लो, चेक भी कर लो, t बराबर 0 डाल दो, t बराबर 0 डाल दो, वोल्टेज की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। अब ये रोटेटिंग वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ये वेक्टर जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है विद एंगुलर स्पीड ओमेगा। t बराबर t पर मैंने मान लिया, t बराबर t पर मैंने मान लिया कि ये रोटेटिंग वेक्टर घूमते 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 यहां पहुंच जाता है। ओहो हो, यहां पहुंच जाता है ये वेक्टर। अच्छा, ये जो एंगल जिसने ट्रेवल किया है t टाइम में, क्या वो एंगल बता सकते हैं कितना होगा? ये एंगल होगा किसके बराबर होगा, ओमेगा इंटू टी के बराबर। ओमेगा इंटू टी के बराबर ये एंगल चला होगा। सर्कुलर मोशन में पढ़ा था पिछले साल, आपके साल अलग अलग हो सकते हैं, यानी 11th क्लास में हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से किया जाता है तो ओमेगा टी के बराबर उसकी वैल्यू होती है। ओमेगा टी डिस्प्लेसमेंट उसने किया होगा, उतना ही एंगल चला होगा। अच्छा, अब यहां पर मैं इसका y कंपोनेंट देखना चाहता हूं, तो इसका y कंपोनेंट कितना होगा भैया? ये एंगल यदि ओमेगा टी है तो ये एंगल भी कितना होगा, ओमेगा टी होगा। अब ये आपके पास हाइपोटेनस है, ये एंगल पता है, ये वाला कंपोनेंट बता सकते हैं कितना होगा, ये वाली लेंथ बता सकते हैं कितनी होगी, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये होगी आपके पास इसकी लेंथ दैट इज Vm इंटू साइन थीटा दैट इज साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे v की वैल्यू आप बता सकते हैं इस पॉइंट पर v की वैल्यू बता सकते हैं दैट विल बी इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। और ये चेक कर लो क्या t टाइम पर साइन ओमेगा टी वैल्यू है इसकी, हम कहेंगे हाँ। तो इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है कि हम यदि इसका प्रोजेक्शन, इसका कंपोनेंट y एक्सिस पर देखें तो हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताता है। अच्छा, एक और बात है कि ये जो एंगल होता है, जितना एंगल ये चला होता है उस एंगल को फेज कहा जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, क्या कहलाता है, फेज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, फेज कहलाता है, फेज कहलाता है। ठीक है, और एक आप फेज कांस्टेंट भी आपने पढ़ा होगा कि t इक्वल टू 0 पे जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से उसे इनिशियल फेज कहा जाता है, उसको फेज कांस्टेंट कहा जाता है। तो यहां पे मैं लिखूंगा एंगल फ्रॉम, या फिर ऐसे लिख सकते हैं फेज एट t इक्वल टू 0, फेज फाई एट t इक्वल टू 0 जो होता है उसको क्या कहा जाता है, उसको इनिशियल फेज कहा जाता है या फेज कांस्टेंट कहा जाता है। इसको कहते हैं भैया इनिशियल फेज, इनिशियल फेज और फेज कांस्टेंट। ये बातें याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो अब सारी बातें क्लियर हो गई कि हम ये जान गए कि फेजर जो है, फेजर का जो लेंथ है वो
उस क्वांटिटी की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर है। फेजर की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है और एंगुलर वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है उस क्वांटिटी की। तीसरी बात यह है कि जो एंगल होता है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर किया है थीटा ओमेगा टी, उसे कहते हैं फेज। और टी इज इक्वल टू 0 पर जो एंगल चला होता है उसने, टी इज इक्वल टू 0 पर जो फेज की वैल्यू होती है उसे फेज कांस्टेंट कहा जाता है। ठीक, और उस क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम उसका वर्टिकल कंपोनेंट देख लेते हैं, उसका वाई एक्सिस पर प्रोजेक्शन या वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट की लेंथ जो है वो हम निकाल के बता देते हैं और हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाती है। तो हम यदि बात करें एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की, यहां पे यदि बात करें प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जो होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या है, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, जहां पे हमने एसी सप्लाई लगाई थी एक रेजिस्टर के अक्रॉस। एक रेजिस्टर के अक्रॉस जब हमने एक एसी सप्लाई लगाई थी तो हमें मिला था वहां पे Vm की जो वैल्यू है वो कितनी है, सॉरी Vm की नहीं, V की जो वैल्यू थी, V वैल्यू आती थी Vm साइन ओमेगा टी, और वहां पे हमें करंट मिलता था, करंट इज इक्वल टू Vm अपॉन आर, या इसे कह सकते हैं Vm अपॉन आर, या इसको Im कह सकते हैं। ये वैल्यू हमको मिलती थी साइन ओमेगा टी, या इसको Im इंटू साइन ओमेगा टी लिखा जा सकता है। तो भाई इसका फेजर यदि मुझे ड्रॉ करना होगा तो इसका फेजर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, Vm का, इसका Vm का फेजर मैं ड्रॉ करूंगा कि ये आपके पास एक सर्कल बना दिया और एक सर्कल का जो रेडियस है वो Vm के बराबर होगा, सर्कल का जो रेडियस है वो Vm के बराबर होगा, t इज इक्वल टू 0 पे फेजर यहां पे होगा और t इज इक्वल टू t पे फेजर जो है वो कहीं यहां पे पहुंच चुका होगा। ये एंगल जो होगा ओमेगा t के बराबर, तो t इज इक्वल टू g पे फेजर है। ऐसे ही मैं इस करंट के लिए फेजर डायग्राम बना सकता हूं। करंट के लिए फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो मैं एक सर्कल बनाऊंगा, सर्कल का जो रेडियस है वो Im के बराबर होगा, t इज इक्वल टू 0 पे फेजर x एक्सिस के अलोंग होगा और t इज इक्वल टू t पे ओमेगा t एंगल चल चुका होगा, ओमेगा t एंगल ये चल चुका होगा। ये आपका फेजर है t इज इक्वल टू t पे, ये t इज इक्वल टू t पे आपका फेजर है। तो हम ऐसे बड़े बड़े दो सर्कल ना बना के सिर्फ इन डंडियों को बना देते हैं। तो हम इन दोनों डायग्राम्स की जगह क्या बना सकते हैं कि हम एक रेफरेंस लाइन बना दें, या आप कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए बेटा, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लीजिए, और वोल्टेज का जो फेजर है वो कितना है, वो कहां पे होगा, ओमेगा टी एंगल पर होगा। तो इस ऑरिजिन, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल मान लीजिए ये वाला एंगल ओमेगा टी है, ये एंगल ओमेगा टी है। तो एक फेजर यहां बना दीजिए, इसकी लेंथ Vm है। दूसरा फेजर, करंट का फेजर भी आपको इसी डायग्राम में बनाना है, तो इसी के ऊपर एक दूसरा एरो बना दीजिए Im, उसका भी फेज कितना होगा, ओमेगा टी के बराबर होगा। तो ये दोनों फेजर्स आपने एक ही डायग्राम में दिखा दिए। ऐसे ही हमें दिखाने हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं लेकिन हम ऐसे दिखाना पसंद करते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो इन दोनों फेजर, फेजर का मतलब इन दोनों वेक्टर्स, दोनों रोटेटिंग वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 0 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों जो हैं सेम फेज में है, दोनों सुई, दोनों वेक्टर यदि एक के ऊपर चढ़े हुए हैं तो इसका मतलब इनके बीच में कोई फेज का डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज ओमेगा टी है, तो इसका मतलब फेज डिफरेंस 0 है, दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक, अब भाई ये भी ओमेगा से चल रहा है, पीला वाला भी, सफेद वाला भी ओमेगा से चल रहा है, तो दोनों साथ साथ रहेंगे, तो इनका मतलब ये, इनका फेज डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एसी सप्लाई हमने कनेक्ट कर दिया है एक कैपेसिटर के अक्रॉस। तो यहां पे हमारे पास एक एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई का सिंबल ऐसे है, गोले में सांप बना दिया है, और ये यहां पे लगा दिया हमने कैपेसिटर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C मान लिया, और ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये मान लिया मैंने V इज इक्वल्स टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी, ये मैंने मान लिया ये वोल्टेज की वैल्यू है किसी टाइम t पर, और ये इसका कैपेसिटेंस है जो इसकी ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। मैं t इज इक्वल टू टी किसी इंस्टेंट पर, किसी जनरल इंस्टेंट पर, तो यहां पे लिखते हैं एट t इज इक्वल टू t हम बात करें तो मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यहां पर यूज करने वाला हूं। तो मैंने मान लिया t बराबर t पर एट t इज इक्वल टू t, ये पोलैरिटी जो है पॉजिटिव रही होगी या नेगेटिव रही होगी, तो ये यदि पॉजिटिव रही है तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहां पे नेगेटिव चार्ज रहा होगा। तो मैं अब यहां पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाता हूं तो आपको मिलेगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहां पे हम लिखते हैं अप्लाइंग
अप्लाइंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन द सर्किट में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाते हैं तो आपको ये मिलता है कि Vm साइन ओमेगा टी ये वोल्टेज हुआ, इसके अक्रॉस गेन हुआ है, और इसके अक्रॉस जो लूज हुआ है दैट इज माइनस ऑफ Q/C इज इक्वल टू 0। ये हुआ साहब आपके वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स का एल्जेब्रिक वैल्यू है, और उसका समीशन जो है 0 के बराबर कर दिया। तो यहां से आपको मिलता है Q इज इक्वल टू C इंटू VM इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन मिल जाती है। अब यदि दोनों तरफ आप डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो यहां हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यदि इनको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको मिलेगा यहां पे dQ/dt, यहां पे आपको मिलता है लेफ्ट हैंड साइड में dQ/dt इज इक्वल टू, यहां पे यदि डिफरेंशिएशन करेंगे राइट हैंड साइड में तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर रखेंगे C इंटू VM, और साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, आप यहां पे इसको लिख सकते हैं। तो dQ/dt जो है वो होता है करंट, तो करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप ओमेगा इंटू C इंटू VM इंटू कॉस ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब मैं चाहता हूं कि जो हमारे पास प्योर रेजिस्टिव सर्किट था, जहां पे सिर्फ रेजिस्टेंस था, वहां पे हमारे पास करंट की वैल्यू आई थी Vm/R के बराबर। करंट I इज इक्वल टू Vm/R साइन ओमेगा टी के बराबर हमें प्राप्त हुआ था। यहां पर जो वैल्यू है थोड़ी सी अलग टाइप का है, तो मैं इसको नीचे ले जा सकता हूं Vm के, तो यहां पे मैं लिखूंगा I इज इक्वल टू Vm/1/ओमेगा C, और यहां पे आएगा आपके पास साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब इस स्टेप में हम 1/ओमेगा C को एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसे कहा जाता है। यहां पे 1/ओमेगा C जो है उसको कहा जाता है XC, और इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम। ऐसा यूनिट इसकी ओम होती है। तो एक जैसे रेजिस्टेंस काम करता था, ऐसे ही यहां पे ये काम करती है। तो मैं आगे अगली स्टेप में लिख सकता हूं दैट करंट I इज इक्वल टू Vm/XC, यहां पे आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब इस रिलेशन को यहां पे, ये जो है आपके पास, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन है, यानी कि करंट की ये मैक्सिमम वैल्यू है, करंट की ये पीक वैल्यू है, करंट एम्पलीट्यूड है ये। तो यहां पे हम लिखते हैं करंट एम्पलीट्यूड, या इसको पीक करंट कह सकते हैं, पीक करंट इसे कहा जा सकता है। और ये वैल्यू है Im के बराबर, और ये है आपके पास Vm/XC, ये वैल्यू आप रखेंगे याद। और जो इससे पहले जो फॉर्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ये वैल्यू भी आप रखेंगे याद। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/ओमेगा C के बराबर होता है, इसकी यूनिट जो है ओम ही रहती है। तो यहां से आपको मिल जाता है करंट की वैल्यू, करंट इज इक्वल टू Im इंटू साइन इंटू ओमेगा टी प्लस पाई/2, ये आपको करंट मिल जाता है। अब भाई यदि हम फेजर की बात करना चाहें, तो यहां पे हम लिखें फेजर। तो भाई फेजर कैसे ड्रॉ किया जाता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा बता रहा हूं कि आप एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाइए, यहां पे बनाइए ओरिजिन, ये है साहब आपका एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस। वोल्टेज जो है, वोल्टेज क्या है, वोल्टेज है साहब हमारा Vm साइन ऑफ ओमेगा टी,
तो ओमेगा टी एंगल बनाते हुए आप एक फेजर ड्रॉ कर दीजिए जिसकी लेंथ Vm के बराबर है। तो Vm लेंथ का ओमेगा टी एंगल बनाते हुए आप एक फेजर बनाएंगे। तो मैंने एक फेजर बना दिया, इस फेजर की जो लेंथ है वो Vm के बराबर है और जो एंगल ये बना रहा है वो एंगल कितना है, ओमेगा टी के बराबर है। अब करंट मुझे ड्रॉ करना है, करंट का फेजर मुझे ड्रॉ करना है। तो आप देखिए करंट Im लेंथ वाला एक ऐसा मुझे फेजर बनाना है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 एंगल बना रहा हो। तो Im लेंथ का मैं एक ऐसा रोटेटिंग वेक्टर बनाऊंगा जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90 के बराबर एंगल बना रहा है। ये एंगल 90 है, ये ओमेगा टी है, तो पूरा एक्स एक्सिस से जो एंगल है वो ओमेगा टी प्लस 90 के बराबर बन रहा है 90। तो ये हुई साहब आपकी फेजर डायग्राम। ये है क्या, आपका फेजर डायग्राम है। फेजर डायग्राम से क्या फायदा है आपको कि हम कभी भी किसी भी क्वांटिटी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं जस्ट बाय टेकिंग द कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। यदि मैं इसका वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट ले लेता हूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिल जाएगी। ये वैल्यू इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी करंट की। यदि इसका मैं कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग ले लेता हूं तो मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज मिल जाएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें पावर की। अच्छा, इसमें ये लिख भी लेते हैं बिकॉज करंट का जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है, वोल्टेज जो है वो सिर्फ ओमेगा टी है, तो करंट यहां पे लीड करता है 90 डिग्री एंगल से। तो यहां पे हम लिखते हैं करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई 2 एंगल से इसे ये लीड करता है। अच्छा, यदि हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? ग्राफिकली आप देखें यहां पे, ग्राफिकली वोल्टेज कितना है V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, करंट कितना है I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, या इसको कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप बना दीजिए ग्राफ। ये आपके पास टाइम t है, ये आपके पास करंट या वोल्टेज है। तो पहले मैं वोल्टेज का ग्राफ बना रहा हूं। वोल्टेज का ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, साइन की तरह फंक्शन मिलेगा। और ये जो है करंट, ये आपका व्हाइट कलर से जो बनाया है ये वोल्टेज है, ये वैल्यू जो है ये Vm के बराबर है। और करंट का ग्राफ बनेगा कॉस की जैसा। कॉस का ग्राफ कैसे होता है, यहां से स्टार्ट होता है और यहां से जाएगा ऐसे। ओके, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। ये है आपका 0, यहां पे बना देते हैं 0। ये आपका पाई, ये आपका है 2 पाई, ये आपका 3 पाई बाई 2, ये आपका कितना है पाई बाई 2। तो हमें 0 से 2 पाई के बीच में ग्राफ को खत्म करना है। तो करंट का ग्राफ यहां पे बना सकते हैं। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो Im के बराबर है। मैंने मान लिया Im यहां पर है, तो एक ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा, लाइक दिस। इस तरीके से ग्राफ आपको मिलता है करंट और वोल्टेज का। येलो वाला जो है करंट है, व्हाइट वाला जो है वो वोल्टेज के बराबर है। अब यहां पे बात करते हैं पावर की। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे यहां पे पावर, पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर की, फिर बात करेंगे एवरेज पावर की। इंस्टेंटेनियस पावर P, इंस्टेंटेनियस पावर P। इसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट, वोल्टेज इंटू करंट, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इंटू इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की जो वैल्यू है वो कितनी है, Vm साइन ओमेगा टी के बराबर। और करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वो कितनी है, करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दैट इज Im इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 था। तो यहां पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। सो 2 ऑफ कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ए क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। तो आपको मिल जाएगा ये Vm इंटू Im डिवाइडेड बाई 2
इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, ये आपको यहां पे मिल जाता है। ये इंस्टेंटेनियस पावर की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस पावर की। और इंस्टेंटेनियस पावर जो है बहुत ही कम पूछी जाती है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम पूछा जाता है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं, या इसको आप Im स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू r साइन 2 ओमेगा टी लिख सकते हैं। इसको RMS करंट की वैल्यू की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। Vm को लिख सकता हूं मैं, इस 2 को लिख सकता हूं मैं √2 इंटू √2, तो ये बन जाएगा आपके पास VRMS IRMS इंटू साइन 2 ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट VRMS स्क्वायर बाई 2r, VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इंटू साइन ऑफ 2 ओमेगा टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं दैट IRMS का स्क्वायर इंटू r इंटू साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है आपसे एवरेज पावर। तो यहां पे हम और फॉर्मूला लिखते हैं एवरेज पावर का। एवरेज पावर जैसे मैंने आपको बताया है पहले भी, एवरेज पावर जैसे ऋतिक में H साइलेंट होता है, ऐसे ही यहां पर भी साइलेंट होता है इन फुल साइकिल। इन फुल साइकिल यहां पे मतलब है फुल साइकिल। तो मैंने आपको बताया है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू, वो क्या होती है, 0 होती है इन वन साइकिल। तो हमारे पास एवरेज पावर का फॉर्मूला जो है वो क्या होगा आपके पास, इंटीग्रल ऑफ v इंटू आई, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर इंटू dt। इंस्टेंटेनियस पावर कितनी है आपके पास, v इंटू आई, ये इंस्टेंटेनियस पावर है dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt फ्रॉम 0 से लेके कैपिटल T, 0 से लेके कैपिटल T। तो ये इंस्टेंटेनियस पावर है, या इसको इंस्टेंटेनियस पावर लिख सकते हैं सिंपली। और इंस्टेंटेनियस पावर में आप देख सकते हैं कि सिंपली एक साइन का फंक्शन आ रहा है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू एंड दिस इज साइन का फंक्शन। तो यदि इसकी एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। अब राइट हैंड साइड की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए, ये तो भाई कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। साइन के साथ कोई सा भी एंगल हो, साइन x हो, साइन 2x हो, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा, साइन 4 थीटा, कैसा भी थीटा हो, उसकी एवरेज वैल्यू जो होती है इन वन साइकिल जो 0 के बराबर होती है। साइन स्क्वायर की नहीं कह रहा हूं, पावर अलग होगी तो एवरेज 0 जरूरी नहीं है, लेकिन यदि साइन की पावर 1 है, अंदर आर्गुमेंट में कुछ भी लिखा है, एवरेज वैल्यू 0 होगी। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि एवरेज ऑफ पावर जो है वो 0 के बराबर होता है इन फुल साइकिल। फुल साइकिल 0 होता है, फुल साइकिल 0 होता है एवरेज पावर, यदि हम एक प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं। प्योर कैपेसिटिव क्यों कहा है, बिकॉज इस पूरे सर्किट में सप्लाई के अलावा सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बच्चे पूछ रहे हैं अलग अलग बैच में कि सर कब कौन सा बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। तो मैं ये इन सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको एक साथ ही दे रहा हूँ, ताकि मुझे बार बार हर एक बैच में हर जगह पे अलग अलग ना बताना पड़े। ये डिटेल है। माई बैचेस फॉर IIT JEE कमिंग सून, यानी कि जो अब आने वाले बैच हैं मेरे, ठीक है ना, उनके बारे में मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। न्यू इवॉल्व यानी कि 12th क्लास का उन स्टूडेंट के लिए जो 11th से 12th मूव कर रहे हैं और थोड़ा सा लेट हो गए हैं ज्वाइन करने में, उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 5 मई से, ठीक है ना। यानी कि 2022 में जो अपना IIT JEE का एग्जाम देंगे उनके लिए एक नया इवॉल्व स्टार्ट हो रहा है। कब से, 5 मई से, ठीक है बच्चों। रेगुलर बैच है, फुल थ्योरी का बैच है, 5 मई से स्टार्ट होके समझ लिए अक्टूबर एंड या नवंबर एंड तक ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आता है इमर्ज बैच, जो कि 11th क्लास के लिए, यानी कि 10th से 11th मूव करने वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनको 2023 में अपना IIT JEE का एग्जाम देना है, उनके लिए बैच स्टार्ट होगा 20th मई से, ठीक है ना। 20th मई से उनके लिए न्यू बैच स्टार्ट होएगा इमर्ज का, ठीक है ना। तो बच्चों मेरा ये एक ही बैच होगा, इसी के लिए आपको इंतजार करना है, इसी में एडमिशन लेना है, कहीं और नहीं जाना, ठीक है। एक्सेल बैच ड्रॉपर्स के लिए, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th क्लास में हैं, ठीक है ना, अपना बोर्ड देके वो नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सेल बैच है, जो कि इसी साल यानी कि 2022 में जिनको अपना IIT JEE का एग्जाम देना है,
उनके लिए बैच स्टार्ट हो रहा है 29 मई से। ठीक है बच्चों, ये 12th पास लोग हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थी मेरे बैचेस के बारे में। ठीक है बच्चों, और इनके अलावा शायद ही नेक्स्ट बैच कोई स्टार्ट होंगे, क्योंकि इतने में ही मेरा फुल टाइम कवर हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बेस्ट ऑफ लक। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा इंतजार करिए और इसी बैच में एडमिशन लीजिए। थैंक यू।